हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चे के लिए है जो 11th 12th एंड ड्रॉपर हैं। ये जूलॉजी का 7 चैप्टर प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। अपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों के अध्ययन किया है। एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन तथा जनन की एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती है। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है, जिनमें प्रत्येक कोशिकाएं की संख्या हजारों में होती है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है, जो विविध कार्य संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती है, जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करते हैं। कोशिकाओं का ऐसा संगठन टिश्यू कहलाता है, मतलब ऊतक कहलाता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। चलिए हम जानें ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं। ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे आमाशय, फुफ्फुस, हृदय और वृक्क। यही 4 प्रकार, आमाशय, फुफ्फुस, हृदय और वृक्क। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका ऊतकों, अंग तथा अंगतंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होता है और पूरे शरीर को जीवित रखने की योगदान देती है। आइए आगे देखते हैं, हम अंग और अंगतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुकोशिकीय प्राणियों में, जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा, ऊतक संगठित होकर अंग और अंगतंत्र की रचना करते हैं। इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं को अधिक दक्षतापूर्वक एवं समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होता है। उदाहरण, हृदय में 4 तरह के ऊतक होते हैं। चलिए वो देखिए। पहला, उपकला और संयोजी पेशीय तथा तंत्रिकीय ऊतक। पहला उपकला, दूसरा संयोजी और तीसरा पेशीय तथा तंत्रिकीय ऊतक। चौथा, ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद हम यह देखते हैं कि अंग और अंगतंत्र की जटिलता एक निश्चित इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यह इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति एक विकासीय प्रवृत्ति कहलाती है। इसके बारे में आप कक्षा 12 में विस्तार से पढ़ेंगे। इस अध्याय में आपको मेढक की शरीर की आकारिकी के संगठन एवं क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आकारिकी आपको जीवन की बाह्य संरचना या बाहर दिखाने वाले आकार का अध्ययन कराती है। पौधे या सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में आकारिकी शब्द का वस्तुतः मतलब यही है कि प्राणियों में संबंध में आकारिकी का मतलब शरीर के बाह्य अंगों की बनावट या शरीर के बाह्य भागों का अध्ययन है। प्राणियों में शरीर का पारंपरिक मतलब आंतरिक अंगों की संरचना के अध्ययन से है। अब मेढक के आकारिकी एवं शारीरिकी का अध्ययन करेंगे, जो कशेरुकियों का प्रतिनिधित्व करता है। आइए हम मेढक के बारे में जानें। मेढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है। मेढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है तथा कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। मेढक जो है वो कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। भारत में पाई जाने वाली मेढक की सामान्य जाति राना टिग्रिना है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है।
भारत में पाई जाने वाली मेढक की सामान्य जाति राना टिग्रिना है। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता है। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियततापी कहते हैं। मेढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा। जिस समय ये घास नम जमीन पर होते हैं, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? उनमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए परिवर्तन की क्षमता होती है, जिसे छद्मावरण कहा जाता है। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को अनुहरण कहते हैं। आपने अवश्य यह देखा होगा कि मेढक शीत व ग्रीष्म में नहीं दिखते। इस अंतराल में ये सर्दी तथा गर्मी में अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढे में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। चलिए आगे, बाह्य आकृति। क्या आपने कभी मेढक की त्वचा को छुआ है? मेढक की त्वचा श्लेष्मा म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी तथा फिसलनी होती है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। मेढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है। मेढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है, जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है। मेढक कभी पानी नहीं पीता, बल्कि त्वचा का अवशोषण करता है। मेढक क्या चीज़ का शोषण करता है? त्वचा का। मेढक का शरीर सिर व धड़ में विभाजित रहता है। पूंछ व गर्दन का अभाव होता है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नसिका द्वार खुलते हैं। आंखें बाहर की ओर निकली व निमेष कपटल से ढकी होती है, ताकि जल के अंदर आँखों का बचाव हो सके। आँखों के दोनों ओर कान, टिम्पैनम या कर्णपटल उपस्थित होते हैं, जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अग्र व पश्चपाद चलने फिरने, टहलने व गड्ढा बनाने का काम करते हैं। अग्रपाद में 4 अंगुलियां होती है, जबकि पश्चपाद में 5 अंगुलियां होती है। अग्रपाद में 4 अंगुलियां जबकि पश्चपाद में 5 अंगुलियां होती है तथा पश्चपाद लंबे व मांसल होते हैं। पश्चपाद की झिल्ली युक्त अंगुली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। नर मेढक में आवाज़ उत्पन्न करने वाले वाक कोश के साथ साथ अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनांग होते हैं। ये अंग मादा मेढक में नहीं मिलते हैं। ये मेढक की आंतरिक संरचना जो पूर्ण तंत्र दर्शाती है। देखिए, ये ग्रसिका, यकृत, आमाशय, आंत्र, मलाशय, अवशक्कर द्वार, हृदय, यहाँ पित्ताशय, फेफड़ा, वसावाड़ी, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, अवशक्कर। चलिए अब आंतरिक आकृति के बारे में अध्ययन करें। मेढक की देहगुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र, जनन तंत्र पूर्ण अच्छी तरह परिवर्धित संरचनाओं एवं कार्यों युक्त होते हैं। मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। मेढक मांसाहारी है। मेढक क्या है? मांसाहारी। अतः इसकी आहार नाल लंबाई में छोटी होती है। इसका मुख मुखगुहिका में खुलता है, जो ग्रसनी में होते हुए ग्रसिका तक जाती है। यकृत पीस रस स्रावित करता है, जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अग्न्याशय जो एक पाचक ग्रंथि है, जो अग्न्याशय रस स्रावित करता है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। मेढक में अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। मेढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। इसके भोजन का पाचन आमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रसों द्वारा होता है। अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है, जो आमाशय में ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्न्याशय में रस, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है।
पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्मांकुर द्वारा अवशोषित होने से होते हैं। अपाचित भोजन अपशकर द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसकी त्वचा एक मेढक जल व थल दोनों स्थानों पर दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन करते हैं। मेढक जल व थल दोनों स्थानों पर दो विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है। मेढक जो है वो पानी में भी रहती है और ऊपर भी रहती है। इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। पानी के बाहर भी रहती है मेढक और पानी के अंदर भी रह सकती है मेढक। और मेढक त्वचा द्वारा श्वसन करती है। चलिए आगे पढ़ें। विषम द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुख, गुहा और फेफड़े वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। फेफड़े के द्वारा श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। फेफड़े के द्वारा श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलुमा संरचनाएं होती है। फेफड़े क्या है? फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलुनुमा संरचनाएं होती है जो देहगुहा के वजहीय भाग में पाई जाती है। वायु नसा छिद्रों से होकर मुख, गुहा तथा फेफड़े में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक त्वचा से शोषण करते हैं। मेढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का होता है। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजनित अथवा विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय रक्त वाहिकाओं और रुधिर से मिलकर बनता है। लसिका तंत्र लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। हृदय एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है जो कि देहगुहा के ऊपरी भाग में स्थित है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। यह किससे ढका रहता है? यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। एक त्रिकोष्ठी संरचना जिसे सीरा कोटर साइनस वेनोसस कहते हैं हृदय के दाहिने अलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। हृदय के दाहिने अलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। हृदय की अधर सतह पर दाएं अलिंद के ऊपर एक थैलुमा रचना धमनी शंकु होता है। हृदय की अधर सतह पर दाएं अलिंद के ऊपर एक थैलुमा रचना धमनी क्या होता है? शंकु होता है, जिसमें निलय खुलता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। इसे धमनी तंत्र कहते हैं। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचती है। आइए आगे जाने। यह शिरा तंत्र मेढक में विशेष संयोजित शिरा यकृत तथा आंतों के मध्य वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य में पाई जाती है। मेढक में विशेष संयोजित शिरा यकृत तथा आंत के मध्य वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य में पाई जाती है। इन्हें क्रमशः यकृत निवाहिका तंत्र एवं वृक्कीय निवाहिका तंत्र कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? यकृत निवाहिका तंत्र तथा वृक्कीय निवाहिका तंत्र। चलिए कहाँ थे? रक्त प्लेज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना है। रक्त कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं रक्ताणु, लाल रुधिर कणिकाएं रक्ताणु एवं श्वेत रुधिर कणिकाएं श्वेताणु एवं पटकाणु प्लेटलेट। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसके उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? उसमें बताएंगे हीमोग्लोबिन। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लसिका में रुधिर से भिन्न होता है। लसिका रुधिर से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती है। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों के गैसों व जल
को नियत स्थानों तक ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। उत्सर्जी अंग मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, अवशक्कर द्वार तथा मूत्राशय होते हैं। ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट लाइन है। एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, अवशक्कर द्वार तथा मूत्राशय होते हैं। ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई मूत्रजन नलिकाओं या वृक्काणुओं का बना होता है। नर मेढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्र जनन नलिका के रूप में बाहर आती है। मूत्रवाहिनी अवशक्कर द्वार में खुलती है। मादा मेढक में मूत्रवाहिनी एक अंडवाहिनी अवशक्कर द्वार में अलग अलग खुलती है। एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अंदर भाग पर स्थित होता है जो कि अवशक्कर में खुलता है। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है। मेढक क्या चीज़ की उत्सर्जन करता है? यूरिया का। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। यूरिया उत्सर्जी प्राणी मेढक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं जहां पर ये अलग कर दिए जाते हैं और उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। नियंत्रण व समन्वय तंत्र मेढक में पूर्ण विकसित होता है। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां व तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायन द्वारा होता है जिन्हें हार्मोन कहते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है जिन्हें हार्मोन कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। मेढक की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष, पिट्यूटरी, अप टू थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिनियल काय, अग्न्याशयी, दीपिकाय, अधिवृक्क और जनद तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, कपालीय व मेरु तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अनुकंपी और प्रानुकंपी सिंपैथिक व सिंपैथिक तंत्र का बना होता है। मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है। यह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क में घड़ान पलिया, जुड़वा, युग्मित, प्रमस्तिष्क, गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पश्च होते हैं। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा दीर्घ पालियों का बना होता है। पश्च मस्तिष्क अनुमस्तिष्क एवं मेडुला ऑब्लंगेटा का बना होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। मेढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं जैसे स्पर्श अंग, संवेदी पिप्पल, स्वाद अंग, कलिकाएं, गंध, नसिका, उपकला, दृष्टि, नेत्र व श्रवण, कर्ण, पटा और आंतरिक कर्ण। इन सब में आँखें और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं। मेढक एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढा में स्थित होते हैं। मेढक एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होते हैं। ये साधारण नेत्र होते हैं। मेढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है। मेढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है। केवल कर्णपटक की सतह से कर्णपटक की बाहर से दिखाई देता है। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी काम करता है। मेढक में मादा व नर जनन तंत्र अलग एवं पूर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। नर जनन अंग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं जो वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरी
मेजोक्रियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके होते हैं। शुक्रवाहिकाएं संख्या में 10 से 12 होती है जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर के वृक्क में धंस जाती है। शुक्रवाहिकाएं संख्या 10 से 12 होती है जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर के वृक्क में धंस जाती है। वृक्क में ये वीडनाल में खुलती है जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती है। अब मूत्रवाहिनी मूत्रजनन वाहिनी कहलाती है जो वृक्क से बाहर आकर अवशकर में खुलती है। अवशकर एक छोटा मध्य कक्ष होता है जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं लेकिन इनके वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनी अवशकर में अलग अलग खुलती है। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। इनमें बाहर निषेचन पानी में होता है। भ्रूण परिवर्धन